टीवी स्वागत नानु अक्षिता कल्लटका। नमस्ते। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट संजय कुमार जी, परमवीर चक्र से सम्मानित। इन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय किया था। सर, आपका जीवन और आपकी वीरता हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। थैंक यू। ओके, आज हम आपकी बचपन से लेकर आज तक की सफर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरी पहली क्वेश्चन ये है कि आज आप पुत्तूर में आए और पुत्तूर में इस विशेष कार्यक्रम में आपने भागी हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पुत्तूर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर के द्वारा, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं कहूँगा कि ये आज का जो दिन मेरे लिए है कभी नहीं भूलने वाला पल है। जो रैली का आयोजन था, लोगों का, पुत्तूर के लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना अच्छा रैली का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, जो जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो, ट्रैफिक पूरा चलता रहा, लोगों को किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इससे यही लगता है कि जो पुत्तूर के जो लोग हैं उनमें देशभक्ति और जो देश के प्रति जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का आज मौका था, और लोगों ने भरपूर उसका एंजॉय भी लिया और अपने आप को उसमें शामिल करके ये दर्शाने की कोशिश की हम देश के साथ हैं, और हम यहाँ के जो लोग हैं वो सेना के साथ हैं और सबके साथ हैं। दूसरा, यहाँ का जो लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि सब मिलजुल के काम करना है। मैंने सुबह से जब सर के साथ में था, उसके बाद से लेके मैंने एक चीज तो देखा कि हर जिसका जो जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाता है। यहाँ का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा रहा। स्कूल के अंबिका स्कूल का जो आज 25 ईयर्स पूरे हुए, तो ये सर का ही यह है कि आज मैं यहाँ आ पाया 25 ईयर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सिल्वर जुबली के मौके पर मुझे इनवाइट किया सर ने। तो मेरा सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ के लोगों के लिए अंबिका स्कूल ने या जो एजुकेशन यहाँ इंस्टीट्यूट जो खोला है, उसकी वजह से यहाँ के जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, या जो बच्चे यहाँ से निकल के आज अच्छे अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, वो किसकी बदौलत, किसकी मेहनत। देखिए, स्कूल तो बहुत होते हैं, कॉलेज बहुत होते हैं, लेकिन सही शिक्षा, सही दीक्षा और सही दिशा जिस स्कूल में मिलेगी, वहाँ के बच्चे आगे जाके वैसे ही दिशा निर्धारित करते हैं, और वो आने वाले जो टाइम है, इन बच्चों का भविष्य जो आगे वाला है, उसमें कोई मंत्री बनेगा, कोई संतरी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो यहीं से बन के निकले। तो इसमें दोनों ही का ही फायदा, एक तो स्कूल का भी कि स्कूल का नाम उन बच्चों की वजह से, और बच्चों का नाम उस स्कूल की वजह से। बिल्कुल, जिससे स्कूल से उन्होंने सीखा, जिन टीचर्स से, जो पेरेंट्स से, जो संस्था से वहां से वो लेके गए, क्योंकि आप अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो बच्चा आगे जाके किसी दूसरी स्टेट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा या अदर कंट्री में जाएगा, वो जो चीज अपने उस अंदर की जो भावना है उसको ही व्यक्त कर पाता है कि मैं क्या हूँ। हमेशा उसके साथ उसके कॉलेज, उसके स्कूल का नाम रहेगा, और उसके साथ उसका नाम रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के यानी ऊपर डिपेंड है, समझो कि उससे उनकी जो इमेज है वो निखरती है, और बच्चे का जो भविष्य है वो बनता है स्कूल से। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ यहाँ के लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए। ये उनका भविष्य जो है अच्छे हाथों में और अच्छे एक संस्था के पास है, जो उनको अच्छी राह और अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरी दूसरी क्वेश्चन ये है कि जब मैंने आपके बारे में रिसर्च किया था, तब मुझे पता चला कि आप दिल्ली के सड़कों में टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे। तब आपकी लक्ष्य क्या था? देखिए, ऐसा है कि जब स्कूल मैंने छोड़ा था, तो स्कूल के साथ में हम शुरुआत तो मैंने स्कूल छोड़ते ही कर दिया था फौज में जाने का, क्योंकि मैंने एनसीसी में मैं रहा हूँ, और एनसीसी का कुछ टाइम के लिए रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रहा था मैं, और ज़्यादा बड़े लेवल तक नहीं गया। लेकिन एनसीसी से सिर्फ एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखने के लिए मिली थी मुझे, जो बाद में जाके बहुत अच्छे काम आए।
जब मैं एनसीसी में सिलेक्ट हुआ हाँ, और जब मैं सिलेक्ट नहीं था, वो जो दोनों चीजें मैंने आपस में तुलना की, हाँ, तो पाया कि अगर मैं एनसीसी में हूं तो मैं एक अलग बच्चा हूं। या मान लो स्कूल में 9th में 10th में 11 12th में मान लो 100 बच्चे भी है, 400 या 500 बच्चे में जी, अगर हम 20 लोग या 30 लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो हम 30 लोग बाकी 500 में से अलग है। हाँ, अलग का मतलब कि उनमें और हम में कुछ तो अलग है, हाँ, इसलिए हम यहाँ हैं, इसलिए हमने वो ड्रेस पहना है एनसीसी में। NCC, हाँ, तो भर्ती जब भी फौज की आती थी तो जाते थे देखने के लिए, बहुत बार ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइप पे हो गया था, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, बस भाग जाते थे फौज का नाम सुन के। लेकिन नहीं हुए उस स्टार्टिंग में। तो घर की स्थिति ऐसी थी कि पैसा चाहिए, कमाना था, तभी आगे परिवार चलना है। तो पैसे की तलाश में, नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली में काफी कुछ काम किया, लेकिन जिसमें बोलते हैं संतुष्टि नहीं है। या जी सर, जिस भी काम को करता था उसमें लगता था कि नहीं, मेरे लायक नहीं है, हाँ, या किसी ने पहले कह देना कि यार ये काम नो। तो ऐसे करते करते लास्ट में किसी के पास बैठे थे, तो वो टैक्सी का काम करते थे। ओके, तो उन्होंने कहा यार और कुछ नहीं, चल टैक्सी सीख ले। हाँ, वो एक ऐसा सिखलाई है कि आपको उम्र भर आप नौकरी टैक्सी चलाओ मत चलाओ, लेकिन अगर आप सीखने के बाद उम्र भर आप उस आपका वो साथ देगी, वो कभी भूलने वाली चीज नहीं है। जी सर, मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। फिर हाँ, बाकी चीजें तो जो मैं कर रहा था उसमें मुझे कुछ नहीं मिलना था लास्ट में, जब मैंने ये छोड़ना था उसमें मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसमें मुझे प्राप्त हो रहा था कि मेरे पास एक कला मिल गई, एक मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, कभी अगर जरूरत पड़े तो मैं वो कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैं उस लाइन में चला गया। इसलिए दिल्ली में तकरीबन मैं 94 में गया था स्टार्टिंग, और 94 95 2 ईयर रहा। तो उसके बीच में बहुत सारे काम किए, लास्ट में 1 ईयर तकरीबन टैक्सी में रहा। अच्छा, बहुत अच्छा था उसमें। और लास्ट में जब वहीं से भर्ती में आते जाता रहता था, कभी कहाँ, तो लास्ट टाइम जब मैं जबलपुर जब भर्ती के लिए गया था तो वहां भी मैं थर्ड अटेम्प्ट 1 कॉल लेटर, ओके, उस पे हम अटेंड कर सकते थे थर्ड टाइम। तो मैं 1 कॉल लेटर के ऊपर थर्ड टाइम पे लास्ट चांस पे गया था, और उस पे फिर लास्ट में सिलेक्ट हुआ जून 1996 में। तो फिर 11 महीने की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद फिर यूनिट, और यूनिट के बाद शोपुर के बाद वॉर, और फिर बाकी। ओके, मेरी सवाल है, तीसरा सवाल है कि कारगिल युद्ध के बारे में। आपके जब हम आपके नाम सुनते हैं तो एक ही पल याद आता है, जो आपने बंकर पाकिस्तान के बंकर में जाकर 1 नहीं 2 नहीं 3 पाकिस्तानियों को उनकी हथियारों से उन्हें आपने मार दिया था। उस पल आपके मन में क्या हो रहा था, और आपकी वो पल के बारे में बताए, क्योंकि आपने पहले भी बताया था। सो अब हम एग्जैक्ट उस घटन के बारे में वीक्षक के लिए आप बताइए। देखिए, जब 4 जुलाई को, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो बंकर संगठ था जो दुश्मन का, उसमें दोनों यूएमजी गन थी जो कंटिन्यू हमारे लोगों पे फायर कर रही थी, और उससे हमारे काफी लोग इंजर्ड भी हुए। तो उसको लेने के लिए हम लोग का जो 11 लोगों का टोली था, एक टीम था जो लीडिंग सेक्शन करके, तो हम लोगों ने, फिर हमें आदेश मिला था 10:30 बजे अटैक करने का। तो हमने जो कार्रवाई डे टाइम पे करनी थी, और पूरी कार्रवाई हम साइलेंट करके गए, क्योंकि डे टाइम था तो हम दुश्मन को हल्ला करके दिखा नहीं सकते थे कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं। तो जो हमारा वो कार्रवाई रहती है फौज में सरप्राइज की, उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे दुश्मन के पास पहुंचे, गन को देखा। जो 2 लोग थे, हम पहुंचे थे, मैं और मेरा बड़ी, आपस में काम को डिवाइड किया कि कौन क्या करेगा। तो मेरे हिस्से गन खींचना है और बड़ी के ग्रेनेड फेंकने का। तो जब लास्ट, सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि दुश्मन को अभी तक ये पता नहीं था कि हम उसके बाहर हैं।
हमारे लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि दुश्मन को जैसे ही पता चलेगा उसके बाद हमारा क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। जी जी कोई नहीं बोल सकता कि हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे और वो कुछ भी कर सकते थे, ऐसे स्थिति में थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो आप अच्छे के लिए करते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, तो वही चीज थी हमारे साथ। जो हमने ग्रेनेड्स, मेरे बड़ी ने जो ग्रेनेड फेंका, फर्स्ट नहीं गिरा, जब सेकंड उसने ग्रेनेड फेंका तो वो सही जगह गिरा। तब फिर मैंने वो जो गने निकाली थी तो पट्टियां बांधी थी मैंने, ऐसे नहीं हाथ लगाया था एक्चुअल में। हमारे पास फील्ड पट्टी रहती है जो अपने आप की ड्रेसिंग करनी है, अगर गोली लग जाए या खुद जख्मी होने पे आप उसको किसी की हेल्प से या खुद भी लगा सकते हैं, उसके लिए मिलती। तो मैंने वो हाथों में बांध ली ताकि मेरे हाथ ना जले जब उसको पकड़ूंगा, क्योंकि उसकी जो बैरल रहती है वो कंटिन्यू फायर करने की वजह से कंटिन्यू गर्म रहती है और बहुत टाइम लेती है ठंडा होने में। और लोहा है तो आपको पता है इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो जब वो हाथ मैंने खींचा बाहर, जब वो फायर करना बंद हुई तो मेरे वो पट्टियां भी जल गई थी, हाथ भी जले, लेकिन इतना नहीं जले कि कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि पट्टियों की वजह से जो ली थी मैंने फील्ड पट्टी, तो उससे काफी बचाव हुआ। तो मेरे पास जो AK-47 था, जब उसकी गन मैंने छीन लिया तो अभी मुझे अंदर देखना था कि कौन है कौन नहीं है। जैसे इतना बड़ा अगर रूम है तो उसके अंदर मुझे ये देखना था कि अंदर कोई जीवित तो नहीं है कि वो दोबारा से हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर ले। तो जैसे मैं उस होल में, जो होल होता है जिसमें वो गन लगी थी, उसमें जैसे मैंने चंद सेकंड के लिए अंदर देखा तो मेरे को सिर्फ 3 लोग दिखे जो दोबारा से दूसरा वेपन लेके अंदर आ रहे थे और अम्यूनिशन। तो मैंने देरी नहीं करके उनके ऊपर फायर खोल दी। जब तक वो अपना वेपन रेडी करते, मेरा तो ऑलरेडी रेडी था, तो मैंने अपने वेपन से फायर खोल दिया और वो मारे गए। अभी सबसे बड़ी बात थी कि हमें अंदर जाना था। अभी संगड़ के अंदर जाना है तो हमें बैक साइड उसका रूट था अंदर जाने का, यहाँ से नहीं था। लेकिन बैक साइड जाने के लिए हमें पिछला वाला जो आगे बंकर है पहले उसको बर्बाद करना था, वो दूर था। तो हमें रास्ता बनाना था सामने अपनी तरफ से। तो हमने जो होल था वहां के पत्थर हटाए और जैसे उसके अंदर जाने लगे तो जो अंदर जो लोग थे जो इंजर्ड थे ग्रेनेड से, कुछ तो डेथ हो गई, लेकिन कुछ जो इंजर्ड थे वो अंदर ग्रेनेड लेके बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे हम ना तो भाग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो उसने हाथ खोल दिया। तो मेरा ध्यान तो नहीं था क्योंकि मैं तो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की गिर रहा। तो मेरा जो बड़ी था मेरे पीछे था, तो उसकी नजर चली गई सामने, तो उसने देखा कि उसने ग्रेनेड निकाल दिया, तो उसने मुझे टांग से पकड़ के खींच दिया बाहर। जैसे मैं बाहर गिरता और कुछ सोचता कि मैं मेरे बड़ी ने मेरे को क्यों निकाला, तब तक ग्रेनेड फट गया। तब मुझे वो लगा पता कि क्यों इसने मुझे निकाला। तो ये नहीं, वही बात है कि शायद हमें रखना था ऊपर वाले ने, इसलिए वो चीजें हुई। तो ये करने के बाद जब बंकर हमने कैप्चर किया, नीचे रिपोर्ट दिया, बाकी लोगों को हमने ऊपर शिफ्ट किया। शिफ्टिंग के दौरान हमारे तकरीबन 4 लोग इंजर्ड हुए, क्योंकि डे टाइम था। अभी उन्होंने सोचा कि पोस्ट हमारे पास हाइट है और ऑल फायर बंद है, तो लोग जहां आड़ में थे वहां से बाहर आ गए। तो दुश्मन तो साइड में था, अभी बैलेंस था, पूरा नहीं खत्म था, उसने फायर खोल दिया, तो 4 लोग इंजर्ड हो गए। तो फिर दोबारा उनको हमने फायर से कवर किया, उनको ऊपर तक पहुंचाया, फर्स्ट एड दिया। अभी जितने लोग हमारे इंजर्ड वहां तक हो लिए, इंजर्ड को जो हमने कैप्चर किया पोस्ट था उस पे बैठा दिया कि आप हमें फायर सपोर्ट दो आगे जाने के लिए, ताकि दुश्मन को आप फायर करते रहोगे तो दुश्मन खुल के फायर नहीं कर सकता बाहर आके। तो वैसे काम पे उनको लगा दिया और जो हम 6 लोग ठीक थे हम आगे निकल गए। अभी हमने जो उनका संगड़ था वो देखा था, बाकी नहीं देखा था। तो उस संगड़ में मेन प्रॉब्लम वही थी कि उन्होंने कुछ लोग बाहर बिठा दिए, और जब हम नीचे उतरे वो देख रहा था लेकिन उसने फायर नहीं खोला। हम नीचे उतर के जब दोबारा चढ़ना शुरू किया तब अचानक से फायर खोला। तो उस टाइम पे 2 साथी शहीद हो गए, मैं इंजर्ड हो गया, साथ वाला भी जो बंदे थे वो भी इंजर्ड हो गए। हमें अपने आप को ये दर्शाने के लिए कि हम मर गए आधा घंटा लगा। जैसे मैंने उस टाइम कहा था कि पेन गोलियां 4-4 लग चुकी थी, दर्द तो हमें भी हो रहा था, लेकिन दर्द के साथ हमें ये डर था
कि अगर हम चिल्लाए तो उसको पता चल जाएगा कि हम जीवित हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वॉकी टॉकी रहते हैं बात करने के लिए, वो भी हमने स्विच ऑफ कर दिए, ताकि उसको साउंड का पता ना चले कि हम यहाँ हैं या जीवित हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई कॉल कर लेगा। तो आधा घंटा जब उस दुश्मन ने देखा कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब उसने अपनी जगह छोड़ी। तब फिर हम बाहर निकल के उनको फायर खोला, तो उनको मारा। फिर जो बंकर था उससे भाग गए लोग, वो भागे, तो बंकर में जाके फिर वो सेम कार्रवाई की फर्स्ट संगठन की तरह। फिर जो भागे उनको मारा। तो उस तरीके से हमने कार्रवाई की। तो तकरीबन शाम हो गई हमारे को करते करते। सुबह 10:30 बजे हमने अटैक शुरू किया था, 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर का रोल उस दिन हमें पता चला, जैसे मैंने पहले कहा था, डॉक्टर कुछ करे ना करे, आपके सामने आ गया तो आप ऑटोमेटिक अगर हौसला छोड़ चुके हैं ना, तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है या जो आपका मोटिवेशन है वैसा ही बना रहेगा। डॉक्टर ना होने की वजह से या फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है कि मेरा ब्लड लॉस हो गया, मुझे जहर फैल जाएगा गोली की लगने की वजह से और मैं डेथ हो जाएगा। इस वजह से वो ना भी डेथ होता तब भी डेथ हो जाता है। और हुआ हमारे काफी लोग जो टांग में गोली लगी, बाजू में गोली लगी, ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि उन तक फर्स्ट एड टाइम से नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे तक पहुंचा तो लेट था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जब तक कुछ टाइम तो दुश्मन ने संभाल लिया, उसने हमें सोचने का मौका नहीं दिया कि हमें चोट लगी है। जब टाइम लगा तब तक डॉक्टर पहुंच गया। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो पेन किलर दिए थे, फीवर के दिए थे या किसी और चीज का इंजेक्शन दिया था। नो, आपको आपके दिमाग को मैसेज मिल गया कि डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया। आप एक चीज मेरे को छोड़ो, आप अपने आप को कभी आजमाना, जब कभी आपको कहीं ज्यादा हेड पेन हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, कोई ऐसी लगे आपको कि नहीं अभी नहीं बचूंगा, आपका वो डर तब तक है जब तक आप घर पे हैं। जी जी। आप हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच गए, डॉक्टर ने आपको अटेंड कर दिया, आपका 90% जो चीजें हैं ना खत्म हो जाएंगी। कि मैं हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टर ने अटेंड कर लिया, अब भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, डॉक्टर बचा लेगा। जो ये हमारे अंदर की जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली आपको बचा लेंगी, लेकिन ये आएंगी तब जब डॉक्टर आपके पास होगा। जी, जी। वो चीज आपको टाइम से मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो शायद 1 घंटा 2 घंटे के बाद आपका भी जो हौसला वो जवाब दे दे कि नहीं अब कुछ नहीं होना। वो चीजें हैं। तो वॉर में इन चीजों का बहुत असर डलता है। ये कैजुअलिटी कम करने में बहुत मददगार है। मेरे साथ के जितने भी लोग हैं या मेरी यूनिट्स के जो लोग हैं जिनको डॉक्टर ने अटेंड किया है, उसकी कंडीशन आज कैसी भी है लेकिन आज जीवित है। आप ये मान लीजिए कि जिसको डॉक्टर ने पूरा कैटेगरी करके उसको घर भेज दिया कि आप फौज के लायक नहीं हो, तो उसको फुल पेंशन मिलता है। वैसे आधे लोग हमारे ऐसे चले गए। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर उसको डॉक्टर का ट्रीटमेंट उस टाइम से नहीं मिला होता तो क्या वो सेफ होते हैं? तो वो चीज है। उसमें 2 चीजें, एक तो ऊपर वाले ने शायद उसको रखना था इसलिए डॉक्टर को भेजा, जिसको नहीं रखना था नहीं भेजेगा। 72 सर का आपको मैं इनसे बताता हूँ। जब फर्स्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो उन्होंने किया था, सेकंड ऑपरेशन जब हमने खत्म किया 4th एंड 5th जुलाई, 5th जुलाई इवनिंग तक हमने फिनिश कर दिया। लास्ट एक बंकर बच गया उसी एरिया में, उसी पहाड़ी पे। वो टास्क बत्रा जी को दोबारा मिला सेकंड टाइम। तो बत्रा जी ने सेम जैसे 4th और 5th को हमने किया, 6 को उन्होंने किया। तो 6 को जब रात को किया उन्होंने ऑपरेशन, तो हमारी तरह पोस्ट ले लिया, लेकिन 2 लोग भाग गए। अभी उनके पास एक ही था कि रिज में नीचे उतरना था और दूसरी साइड में चला जाना था, लेकिन चारों तरफ आर्मी थी। पीछे हम थे, लेफ्ट में 17 जाट थी, राइट में नागा थी, पीछे कैनेडियंस थे और यहाँ हमारी कंपनियां हैं। तो जब उसने देखा रात को कि
इस साइड जाऊंगा तो वो मिलेंगे, इस साइड जाऊंगा वो मिलेंगे, तो वहीं बैठ गया वो। उसने बोला मेरे जाने का रास्ता कोई नहीं है। हाँ। यानी वो पाकिस्तान जाने का उसका सारे रास्ते बंद थे वापस जाने के। तो वो वहीं पत्थरों में बैठ गया। धीरे धीरे वो फायर करता था 1 राउंड, ये दर्शाने के लिए कि आगे मत आना, मेरे पास अम्युनिशन है, जिसको डराना बोलते हैं। तो बत्रा साहब ने अपनी कंपनी को रात को स्टॉप करवा दिया कि आगे ऑपरेशन नहीं होगा, सुबह करेंगे। क्योंकि दिन में हमें पता चलेगा कि वो कहाँ बैठा है, रात को आइडिया नहीं चल रहा था पत्थरों में कि कहाँ है। तो जब सुबह मॉर्निंग टाइम हुआ, जब वो प्लानिंग चली कि कौन क्या करेगा कैसे जाएगा, तो वो पीछे की साइड वो भी सुन रहा था। तो उसको लगा कि अब मैं गया। वो दोनों बाहर आके निकल गए। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि मरता क्या नहीं करता, तो वैसे ही वो निकल के आगे कि मरना तो है ही है। अंधाधुंध फायर खोल दिया और निकल गए बाहर। उस फायर में बत्रा साहब आ गए। वो उनको सामने चेस्ट पे फायर लगा था। डॉक्टर साहब उनके साथ थे, नहीं बचा पाए। गोली इतनी लग गई कि ऑन स्पॉट डेथ हो गया। उन दोनों को भी उसी टाइम जस्ट मार दिया। वो भी दोनों मारे गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बत्रा साहब की जब डेथ हुई, उसके बाद कारगिल में या उस एरिया में कहीं भी कोई गोली नहीं चली। उसके बाद वो लास्ट गोली, आप लगा लीजिए आइडिया कि अगर वो 5 मिनट मैनेज सोते तो आज वो हमारे साथ होते, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन शायद किस्मत में क्या लिखा था ये ऊपर वाले ने, लेकिन कोई शक नहीं था कि उनकी तरह जो लीडरशिप जो उन्होंने दिखाई, जो ऑपरेशन जो उन्होंने किए थे, जो जवानों में अपना एक मैसेज छोड़ा था, वो शायद कोई और ना कर पाए, कोई शक नहीं। उन्होंने आप सबको क्या प्रेरित करते थे जब युद्ध के समय? देखिए, ऐसा हमेशा कभी भी बैटल टाइम पे, जिसको बोलते हैं ना बाहर की बातें, जो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपके मोराल के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। जैसे अभी आप यहाँ ले लीजिए, रसिया का इजराइल के साथ, इजराइल का भी उधर लगा है और रशिया का उधर लगा है। 2-3 युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी। कितने लोगों से वो उनकी सेनाएं इस युद्ध में हैं, जो बहुत सारे महीनों सालों से घर नहीं गए। तो उनका जो स्ट्रेस है वो बड़े हाई लेवल पे है। उसको कम करने के लिए सबसे बड़ा काम होता है लीडर का, सीनियर्स का, जो उसके एक्सपीरियंस है उनको शेयर करके उसका जो स्ट्रेस है, उसका माइंड उस लड़ाई के माहौल से हटा के दूसरी साइड ले जाना। चाहे वो किसी कहानियों के जरिए हो, गाने के जरिए हो, या कोई और टॉपिक। वो कला एक औहदेदार में या एक कमांडर में होती है, तभी वो वहां तक पहुंचते हैं, ऐसे नहीं पहुंचते। तो वो जब वहां पे जो जवान उनके जब रेस्ट में होते हैं, तब ये चीजें आती है हमेशा। जब वो फाइटिंग में है तब तो उनको अपना लक्ष्य दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो यहाँ बैठे हैं तब खाली टाइम है, तो खाली दिमाग शैतान का घर है। जी बिल्कुल। तो उस टाइम वो बातें अगर कमांडर ने सही टाइम पे वो पकड़ ली और अपने ट्रूप्स को जिसने मोटिवेट कर लिया, उन चीजों से हटा के, वो ट्रूप्स हमेशा कभी भी मार नहीं खाता। जो टास्क होगा वो, जैसे बत्रा साहब ने जो टास्क, जैसे मैंने बोला कि उनकी तरह किसी ने कोई ऑपरेशन आज तक इंडियन आर्मी या किसी भी आर्मी ने नहीं किया, इतनी बड़ी हाइट पे जाके और इस तरीके से जाके कि अपना कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, 0। तो वो तभी है जब आप अपने ट्रूप्स पे आपका पकड़ अच्छी है, ट्रूप्स आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप ट्रूप्स को जानते हैं। अगर किसी जवान को आप ऐसे लगा दोगे जिसकी इतनी प्रॉब्लम हो कि वो पहले ही मेंटली डिस्टर्ब है, वो वहां पे नतीजे क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो आपको नतीजे चाहिए नहीं मिलेंगे। ये चाहे फुटबॉल की टीम हो, चाहे हमारे एक ऑपरेशन में एक टीम हो, सेम काम, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ करना अलग अलग है, बाकी वर्क सबके एक जैसे है। नॉमेनक्लेचर बोलने के लिए लगे बस, और कुछ नहीं। तो लड़ाई और सीआई में बहुत अंतर है, जैसे मैंने कहा, बहुत डिफरेंट। लेकिन हमारी ट्रेनिंग सब कुछ करवा देती है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि जिसने ट्रेनिंग सही से ली
वो कभी मार नहीं खा सकता। जब तक जिएगा उस वो ट्रेनिंग उसके अंदर से निकल नहीं सकती है। ओके वो उसके जहन में, जैसे आपने बाहर देखा जितने भी एक्स सर्विसमैन बैठे थे, वो आज भी उसी उसमें है कि हम फौजी हैं। जी बिल्कुल। उससे नहीं निकल सकते, वो बाहर नहीं छूट सकते। तो वही है उनका बात करने का तरीका, उनके खड़े होने का, उनका ड्रेस पहनने का, उनका कैप लगाने का, शेविंग करने का, उनका अपना एक डिसिप्लिन है अपना। उनको पता कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मुझे क्या करना है। वो चीज वो उम्र भर जब तक वो हाथ पांव चल रहे तब तक करेंगे, वो नहीं निकल सकता। वो मेंटेन रहता है उनका। वो चीज हम सिखाते हैं और वो ट्रेनिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सर आपने कारगिल युद्ध जब लड़े थे तब आपको जस्ट 23 इयर्स 23 साल थे। आपके पास हिम्मत कहाँ से आई? मतलब आपके बैकग्राउंड ऐसे है क्या? बैकग्राउंड भी है, ऐसा नहीं। मेरे अंकल जो थे वो 65 की वॉर में डेथ हुए हैं और मेरे ही रेजिमेंट में थे। भाई मेरे आर्मी में है, आईटीबीपी में है। हिमाचल में आपको हर घर में अगर 3 या 4 लोग हैं तो उसमें से फिर 2 लोग तो पक्का फौज में है। अगर 2 हैं तो अभी एक भी फौज में है, कईयों के 2 भी फौज में है। तो शुरू से ही हमें वो एक ही रहता कि क्योंकि एजुकेशन नहीं था, सीधी सी बात है हमारे साइड में। यहाँ तो आपके गांव में जैसे सर ने कॉलेज स्कूल बना दिया बच्चों के लिए ताकि वो पढ़े लिखें आगे जाएं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। कोई बताने वाला नहीं था कि आगे क्या करना आपने। 10वीं तक का स्कूल है, बस पढ़ो और जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ। तो आ जाते थे, दिल्ली आ जाते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। और जो बचता कुछ फौज में चले जाते थे, कुछ इस टाइप से बाकी गए। क्योंकि हमारे पास हिमाचल में आप अगर देखोगे तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। ओनली खेती या फिर गवर्नमेंट जॉब, ओनली जो स्टेट जॉब। अदर जॉब नहीं है, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप। अभी कुछ सालों से हुआ है थोड़ा बहुत, बोल इतना नहीं। आज भी गवर्नमेंट वहां की जब बनती है तो वो सिविल एम्प्लॉय के ऊपर बनती है, क्योंकि 40% लोग तो मेरे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो हम तो कभी वोट के टाइम पे पहुंचते नहीं ठप्पा मारने के लिए, नहीं पहुंच पाते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। बिल्कुल सर। तो वोट कौन देता है? जो सिविल एम्प्लॉय है, बस गवर्नमेंट वो बनाते हैं। वो चीजें हैं। तो वहाँ ऐसी जगह से निकल के आना, तो वहीं से हमने यानी बहुत सारा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छलांग लगा के हम यहाँ पहुंचे। लेकिन जो एक्सपीरियंस है जो इस जिंदगी का और इस सफर का, अच्छा है। बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया इससे हमने, और आगे भी पाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो सर मेरी क्वेश्चन है कि आम इंसान और सैनिक में क्या डिफरेंट है जीवन के, लाइक कैसे? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भी मेरे जैसा बन सकता है और मेरे जैसे कुछ भी बन सकता है। मैं भी एक आम ही इंसान हूँ, आपकी तरह, सबकी तरह। मैं इसलिए हर किसी को यही बोल रहा था कि इंसान को कभी भगवान नहीं बनाना है, उसको जो उसकी जगह है ना वहीं पे रहना है। वो सही है, वही सही तरीका है। आप भगवान का दर्जा किसी इंसान को दे दोगे ना, जैसे वो बाबा लोग जो घूमते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हो चाहे कुछ नहीं, लेकिन सारे उस पर माथा टेकेंगे आके। तो वो वाली चीज मैं पसंद नहीं करता। और मेरे जो माँ बाप है वो भी एक चीज बोलते हैं कि इंसान है, इंसान ही बन के रहना है। तो हम कोशिश यही करता हूँ कि जो हूँ, जो पहले था ना, मैंने वो छोड़ा ना आज कुछ ऐसा छोड़ा। मैं पहले वाले चीजें जो हैं उनको भी साथ लेके चलता हूँ और आज की भी, दोनों को। क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं हूं तो किसी और की वजह से। और दूसरी बात है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि सिविल और फौज में, तो फौज में से भी इतना फर्क है। मैं भी जिस दिन सिविल ड्रेस पहन लेता हूँ ना, तो मैं भी उस दिन थोड़ा सा अपने आप को एक जिम्मेवारी से बाहर समझता हूँ, थोड़ा सा फ्री माइंड समझता हूँ कि मैं पास कोई जिम्मेवारी नहीं, अभी मैं इतने दिन की छुट्टी हूँ, फ्री हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ड्रेस पहन लेता हूँ
तो गेट के अंदर जाते ही पता चलता, अच्छा कल से काम शुरू है। ओके। और गेट के अंदर जाने से ही पता चल जाता है, अच्छा मेरे को कोई देख रहा है तो मैं अपने जो एक्टिविटी है उसको उसी टाइम से सुधारना शुरू कर दूंगा। जो मैंने गलतियां घर पे की हैं सिविल टाइप की, वो तो सिविलियन क्या है ना, आप जैसे आप लोग हैं तो आप लोग वो पूरा डिसिप्लिन कायम नहीं करते, हम लोग फौज में हर टाइप का डिसिप्लिन कायम रखते हैं, क्योंकि हमारा है ही डिसिप्लिन। हमारा तो अनडिसिप्लिन की तो मिनट में कार्रवाई हो जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। तो हम फर्स्टली सिखाते ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जिसके अंदर आ गया वही तो फौजी कहलाएगा, क्योंकि उसके चलने से, उसकी बात करने से आपको आइडिया चलेगा कि ये फौजी आदमी। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके अंदर से आप फौजी को फौज से बाहर नहीं कर सकते, ड्रेस से कर सकते हैं आप, रिटायरमेंट कर दिया, लेकिन उसके अंदर से फौजी को नहीं निकाल सकते। जी। वो अंतिम समय तक रहेगा उसके साथ, तो वो चीज है। बाकी सिविलियन और फौज में, जैसे मैंने उस टाइम भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि फौज में आके आप देश सेवा करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छे फाइटर बनाओ, टैंक बनाओ, हथियार बनाओ, अम्युनिशन बनाओ, आजकल सॉफ्टवेयर है अच्छे, कुछ ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन बनाओ, वो भी तो एक देश सेवा है, सेना से जुड़ने का मौका है वो। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर बन के सिर्फ फौज के ही इंजीनियर बनना है, सिविल के भी बन सकते हैं, लेकिन डिफेंस के लिए काम कर लो। जो डिफेंस में आने वाली चीजें, तो आप उससे वहां से भी आप देश सेवा, आप कहीं और कुछ भी करोगे, एक अच्छे इंसान की तरह काम करोगे तो आप एक देशभक्त ही हैं। ऐसा नहीं कि आप बॉर्डर पे सेवा करोगे तभी देशभक्त है। आप अच्छे इंसान की तरह काम करोगे, लोगों की सेवा करोगे, लोगों को समझोगे, आप वो भी देशभक्ति है जी। लोगों के लिए, दूसरों के लिए जीना, वो भी देशभक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि फौज और सिविल में अंतर है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इस ड्रेस पहनने से थोड़े से जज्बात अलग बने जी। और कुछ नहीं। बाकी इंसान हम एक ही है, यहीं से है, हम उसमें गए हैं और यहीं से वापस यहाँ आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं, बस इस ड्रेस का फर्क है थोड़ा। उसको पहनने के बाद जो सोच और जिम्मेवारी जो बन जाती है वो अलग है। बिल्कुल। सर मेरी एक और क्वेश्चन है, आपने बोला था पुणे में आप एनडीए कैडेट्स ट्रेनिंग देते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या प्रेरणा देते हो? हम उनको सिर्फ जीना सिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं और एक अच्छा सैनिक बना के देश सेवा के लिए उसको तैयार करते हैं, ताकि वो हर उस फील्ड में जाएगा जहां उसको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमारी दी ट्रेनिंग की, तो वो उसके काम आए। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वॉर के, मैं वो शेयर करता हूं ताकि उनको वो दिक्कत आने से पहले उसको वो सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मैं 12 साल से एकेडमी में हूँ, पहले आईएमए में था, अभी एनडीए में हूँ। तो कंटिन्यू कैडेट के साथ चल रहा हूँ। तो हम इनको एक ही चीज सिखाते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो आपका जीवन बचाती है। ट्रेनिंग ही वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। एजुकेशन, मैं ये नहीं बोलता कि एजुकेशन करना कोई बुरी बात है या उसमें आपको वो ना करना, एजुकेशन करो, लेकिन एजुकेशन आपकी सिर्फ डेवलपमेंट करती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करेगी, आपके डिपार्टमेंट में जो होने वाले काम है उसको डेवलपमेंट करेगी। वो आप कभी भी कर सकते हो, घर पे बैठ के भी कर सकते हो, किसी कोचिंग सेंटर में भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको कोचिंग सेंटर के अंदर नहीं मिलेगी जो हम देंगे। तो जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है उसमें ट्रेनिंग की जगह ट्रेनिंग ही लो, ताकि वो आपकी जिंदगी बचाए। उसने जिंदगी बनानी नहीं है, उसने बचानी है। हमारी ट्रेनिंग जिंदगी बचाती है। अगर जैसे मैंने उस टाइम कहा था ना कि जब लास्ट टाइम आता है कि आपका माइंड वॉश हो जाता है, आपको नहीं पता मैं कहाँ हूं, क्या करना है, मेमोरी लॉस, सिर्फ वो सिचुएशन होती है डू एंड डाई की। सेकंड में कुछ हो सकता है या सेकंड में आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा था ना कि माइंड उस टाइम काम कर गया तो आपने कुछ एक्शन ले लिया, फिनिश। अगर आपका दिमाग नहीं चला और उधर वाले ने एक्शन ले लिया तो आप गए। तो चंद सेकंड, मिली सेकंड टाइम होते हैं हमारे पास। वो टाइम तभी मैनेज हो सकते हैं जब आपके पास ट्रेनिंग होगा, तो आपको पता होगा कि मैं इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर पाऊंगा।
इसको न्यूट्रलाइज करने के तरीके क्या है। हाँ, जैसे मैंने कहा था ना कि सिपाही 100 उपाय करता है, हाँ, तब सिपाही बनता है। एक काम को करने के उसको 100 उपाय आते हैं। हाँ, उपाय, उपाय, ओके, हाँ, एक काम को करने के, तब वो सिपाही बन जाता है। हाँ, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि वो 100 में से अगर उसको एक भी आ गया तो वो उस काम को सही अंजाम देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो हम इसलिए ट्रेनिंग पे फोकस देते हैं स्टार्टिंग, कि वो ट्रेनिंग जब एक बार ले लेगा तो वो पूरी उम्र उससे नहीं निकलने वाली। ओके, उसके बाद एजुकेशन और बाकी चीजें करेंगे, वो अपना डेवलपमेंट करेगा, जो भी उसको डिपार्टमेंट का जो है, जो वेपन इक्विपमेंट नहीं आएगा उसको सीखेगा। लेकिन यहाँ जो हमने बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग देनी है वो दोबारा नहीं मिलेगी उसको। तो इसलिए हम फोकस देते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, बाकी के ऊपर डिसिप्लिन और ट्रेनिंग। डिसिप्लिन में आ गया, ट्रेनिंग हम ऑटोमेटिक कर ही लेंगे। तो उसको एक सिविल बच्चे से उसको फौजी बनाना है, और 11 महीने में या साल के बाद उसको हमने बॉर्डर पे खड़ा करना, तो कम से कम उसके अंदर वो चीज तभी आएगी जब उसके अंदर ट्रेनिंग आएगी, कॉन्फिडेंस। या कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बॉर्डर पे खड़े होके तभी बोल सकता है, जो कोई भी है, जैसे आपके टीचर हैं, सर हैं आपके, हाँ, तो सर ने जब आपको सिखाते हैं तो क्या है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, पढ़ाई तो आपकी तरह ही की है, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस किया ना। जी, जब वो काम करने लगे तो एक्सपीरियंस आने लगे। यस, कैसे करूं, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, जी, जी, एक टाइम आएगा कि उसको सही से करेंगे। किया, आज आपके टीचर हैं, जी, वही चीज है, हमने भी किया है। हम भी 10 साल से टीचर हैं। ओके, नाइस, तो यही चीज है, हाँ, एक्सपीरियंस से सब कुछ आता है। मेरे पास एजुकेशन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं A क्लास इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके, एक्सपीरियंस से, हाँ, हाँ, क्योंकि फौज में मेरे को वो नहीं लिख के देना है, हाँ, मेरे को सिखाना है, ओके, और जो सिखाना वो मुझे आना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी फौज की डिक्शनरी में नहीं लिखी होती, हाँ, वो सिर्फ ग्राउंड पे ही दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ओह, वो चीजें कोर्स मैंने भी किए हैं, बहुत अच्छे, डिप्लोमा, जैसे वेपन का डिप्लोमा मैंने भी किया है, ओके, हाँ, ठीक है। लीडरशिप का मैंने किया है, हाँ, लेकिन फौज का किया, सिविल का नहीं किया। वो ओके, बात हुआ कि मैंने फौज के किए वो दोनों, हाँ, सिविल के नहीं, सिविल फौज के में, हिसाब से। ओके, हाँ, सिविल के हिसाब से शायद मैं पास ना हो पाऊँ, सीधी बात है, लेकिन फौज के हिसाब से मैं पास हूँ, ओके, ओके, क्योंकि मैंने वो चीजें करके देख ली है। या, उसको एक्सप्लेन करना मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। जी, जी, जो चीजें मैंने देखी, जो महसूस की, जो मैं आज बता रहा हूँ, वो इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। जी, लड़ाइयाँ तो जैसे पहले कहा कि बार बार तो होते नहीं है। 71 के बाद 99 हुई, 99 के बाद अभी संदूर हुआ, तो उसका नतीजा आपने देख लिया, आधे घंटे में हो गया खत्म, किसी को कुछ करना नहीं पड़ा। बस वो चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो इस ट्रेनिंग से संबंधित है, इसलिए हम कैडेट को फोकस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, कि आज अगर वो अगर अच्छा हथौड़ा मार के हम उसके बना पाए अच्छा एक औजार, तो दुश्मन के लिए वो काल बनेगा। तो हम हथौड़ा मार मार के उसको अच्छा एक औजार बना के दुश्मन के आगे पेश करते हैं बॉर्डर पे, तब वो जाके काम करता है। तो वही काम है। और ये सेवाएं अभी वैसे फरवरी तक हैं, उसके बाद हम सेवानिवृत्त होंगे इस सेना से, लेकिन इससे निवृत्त नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले कहा। जी, जी, सर, फिर भी जो एक रीति रिवाज है हमारा सेना का, उससे हम सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन जो ऐसे काम है वो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा वार हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी में एक चीज बोलूंगा, जो जिनसे टेक्नोलॉजी हमने ली है, हाँ, उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी का उतना फायदा नहीं उठाया जितना जिससे ज्यादा हमने उठाया। जी, बिल्कुल। क्यों? इजराइल से हम हथियार लेते हैं, रसिया से हम हथियार लेते हैं, जी, इनकी लड़ाइयां लगे कितना टाइम हो गए? सालों हो गए। सालों हो गए। लेकिन हमने इनसे हथियार खरीदे, सीखे, और चला के हमने आधे घंटे में उसका नतीजा ले लिया, जी, है ना। तो जैसे मैंने एक बार पहले कहा था ना कि
हथियारों से नहीं, हथियार चलाने वालों से जंग जीती जाती है। तो हथियार तो उनके पास भी वही है, उसकी अपग्रेड है। या हमारे पास सेकंड ग्रेड है, उनके पास यानी जो अपग्रेड है वही है। या तो उनके तो निश्चित हमारे से अच्छे होने चाहिए। जी। हमारे से अगर हमने आधा घंटा लगाया तो उनको 10 मिनट में खत्म करनी चाहिए, जी है जी ना। तो वो चीज है, हमारा जो ट्रेनिंग का जो स्तर है ना बहुत ऊंचा है। अच्छा, हम जिस चीज को करना शुरू करते हैं ना उसको कभी छोड़ते नहीं है। और जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर हम जोर देते हैं। अभी अगर आप ड्रोन पे जाओगे ना, इस टाइम ड्रोन के ऐसे उड़ा देगा, हर कोई सैनिक उड़ा देगा, बना भी देगा और उड़ा भी देगा। जी यहाँ तक ट्रेनिंग हो रही है अभी। आप आइडिया लगा लीजिए कि हम जो चीज अभी तक आई नहीं है उसके बारे में भी फौज पहले रेडी है। ओके ओह वो चीजें हैं। तो इसलिए संदूर जो है कम समय में हुआ और अच्छा हुआ। या ज्यादा मैं तो सीधा मानता हूं कि लड़ाई ज्यादा दिन नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि मैंने लड़ाई देखी है, झेली है। हर दिन मरते हैं, जी हर दिन लोग मरते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने घर उजड़ते हैं, जी बिल्कुल कितना कुछ देश का नुकसान होता है उससे। जी तो वॉर तो पहली बात है कि ऑप्शन है ही नहीं है। जी ऑप्शन है शांति, लेकिन लास्ट हथियार है वॉर। तो अगर वहां तक जाने का मौका लगे तो फिर नतीजे तो वैसे होंगे जैसे संदूर में हुए, और आने वाले इससे भी खतरनाक होंगे, जहां तक मेरा मानना है। जी जो हालात हैं, अगर ऐसी नौबत आई तो हालात इससे ज्यादा ही खराब होंगे, पाकिस्तान के सही नहीं होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आखिरी बार आज आप पुत्तूर में आए हो, तो अंबिका स्टूडेंट के लिए और पुत्तूर की जनता के लिए कुछ बताएं। मैंने पहले कहा था, एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे काम करना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, और कहीं भी रहना, जी अच्छे काम करके देश को आगे लेके जाना, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। सच में ठीक है, किसी ने यहीं से ही प्रधानमंत्री बनना, और यहीं से किसी ने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और सब कुछ बनना। जी ऐसा नहीं कि हम बाहर से लाते हैं, जी यहीं से बनेंगे। जी तो ये कल का भविष्य है। तो इनको जितना अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी, इनको अच्छी संगत मिलेगी, ऐसे स्कूल कॉलेज मिलेंगे, ऐसे संस्थापक मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो बच्चे भी, और स्कूल और कॉलेज और उनका घर गांव से लेके सब कुछ उन्नत होगा। जी सबका फायदा होगा, गांव का भी होगा, प्रदेश का भी होगा, देश का भी होगा। जी तो वो तभी होगा जब हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। जैसे मैंने आज देखा बच्चों के साथ, मैं काफी देर तक फोटो और ऑटोग्राफ के लिए रात में बात भी किया बच्चों ने, तो अच्छा लगा कि काफी अच्छे बच्चे हैं जिनको पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे मैंने उनको पहले कहा था जब मैं उस टाइम बात कर रहा था, बच्चे को खुद को पता है मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, आज भी पता है। वही बच्चे को टाइम से अगर पता चल जाए तो अपनी वो जो बोलते हैं ना, एक रास्ता चुन लेगा अपने लिए। वो अगर टाइम से चुन ले तो बेटर रहता है, ताकि उसको लास्ट टाइम पे अचानक से डिसीजन लेने की जरूरत ना पड़े, और वो डिसीजन कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत साइड में हो जाए और वहां वो अच्छा ना कर पाए, तो उसकी वो पूरी लाइफ खराब होती है। तो उसको आज से ही प्रिपेयर होना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर वो क्या है जिसको मैं कर सकता हूँ। तो वो उसके लिए जो बेटर है, परिवार भी उसका साथ दे और स्कूल भी अगर साथ दे तो बच्चा कुछ भी कर सकता है आराम से। इस देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बच्चे हमारे नहीं कर सकते या हमारे लोग नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड के बीच में सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हमारे हैं, जो यहाँ से जाके विदेशों में जाके काम करते हैं। वो दूसरी बात है कि क्यों है कि क्या है, वो मुद्दा अलग है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ಅನುಪಮ ಟಿವಿ ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಾಗಿ